चलो चलो बोर्ड पे बच्चों प्लीज। मेरे पास ये एक इंडक्टर कॉइल है और यहां पर मैंने एक बैटरी लगा रखी है। ये मैं स्विच यहां पर लगा रखा है, ध्यान समझना। इसको मैं बेसिकली सॉलिनॉइड कॉइल बोलूं या इंडक्टर कॉइल बोलूं, आप लोगों को पता है। इस तरीके से हमने इसको राउंड आउट कर रखा है और फिलहाल तो आप इसको इंडक्टर कॉइल बोलेंगे। समझना मेरी बात ध्यान से। अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, जैसे स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन, आपका करंट जो है सर्किट में 0 से I रेस करेगा, तो करंट इसमें 0 से I बढ़ेगा। इतना शायद आप लोगों को याद रखना जाए कि हमने जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई सॉलिनॉइड कॉइल है उसके अंदर करंट I चल रहा है तो इसके अंदर क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी क्यों पैदा होगी, बिकॉज करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी होगी, बोलो म्यू नॉट एन आई, जिसमें तुम्हें याद है कि एन क्या हुआ करता था, एन होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पूरा सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन खत्म हो जाएगा 35-40 मिनट के अंदर सब कुछ। और मेन आपको बता रहा हूं आना ही ये एग्जाम के अंदर से, ठीक है ना। तो मेरी बात को समझे कि मेरे पास ये एक इंडक्टर कॉइल है, मैंने इस पे एक बैटरी लगाई, स्विच ऑन किया, करंट इंक्रीज फ्रॉम 0 टू I। करंट एकदम से I तो पहुंचेगा नहीं, 0 से I पहुंचेगा। और जब करंट 0 से I बढ़ेगा तो इसके अंदर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी भाई, क्योंकि आपका I बढ़ेगा तो बोलो क्या बढ़ेगा, बोलो B भी बढ़ेगा। सही बात है कि नहीं। तो जैसे कि मान लो करंट शुरू में 1 एम्पियर आया तो 5 मिनट पास होने लगी, 2 एम्पियर हुआ 10 मिनट पास होने लगी, 3 एम्पियर पे 15, तो ऐसे 0 से 10 एम्पियर तक बढ़ा। तो धीरे धीरे इसके अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसके अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ने लगी, पहले 3 थी, फिर 5 हुई, फिर 7 हुई, ऐसे बढ़ रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बढ़ रही है, ठीक है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो आप लोगों ने सबने तो ये पढ़ा है कि अगर किसी कॉइल के अंदर पहले कोई फील्ड ही पास नहीं हो रही थी और जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया करंट बढ़ा तो इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, तो कॉइल अपने अंदर बोलो क्या करेगी, इंडक्शन करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद आ रहा है। अब मुझे बताओ अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है तो ये सारी कॉइल्स क्या करेंगी, बाहर की तरफ फील्ड बनाएंगी इसको रोकने के लिए। बिकॉज आप लोगों ने लास्ट क्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने बिल्कुल कुछ देर पहले ही करा है, कुछ घंटों पहले ना। तो मुझे तुम ये बताइए, अगर अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ेंगी तो ये इसको रोक कह सकते हैं, बाहर की तरफ फील्ड बना के मतलब करंट ऐसे बनाएगा। अच्छा, ये जो करंट इसने बनाया ये इस करंट के अपोजिट है फेवर में, ये करंट ऐसे आ रहा है और ये करंट ऐसे बना रहा है। तो इंडक्शन वाला जो करंट है वो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। मतलब हमें ये पता लगा कि इंडक्टर कॉइल के अंदर जब कभी भी करंट सेट होने की कोशिश करता है तो इंडक्टर कॉइल स्टार्टिंग में उसको रोकने की कोशिश करती है, उसको अपोज करती है। इसी को बोला गया सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्यों, क्योंकि अपने अंदर ही बनने वाले करंट को वो स्टार्टिंग में रोकती है। क्यों रोकती है सर, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि जो शुरू में जब करंट 0 से I बढ़ेगा तो अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगी और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगी तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है कि whenever there is a change in the magnetic flux into a coil, a coil will induce EMF in itself to oppose that change। क्लियर होता है कि नहीं होता, जल्दी बैठो भाई। ध्यान से सुनना बस आप। तो भाई मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने बस इतना बताया कि मैंने भी सर्किट के अंदर स्विच ऑन किया, करंट इंक्रीज करेगा 0 से I। जब करंट बढ़ेगा तो अंदर जाने वाली क्या बढ़ेंगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेंगी। और जब अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेंगी तो उसको रोकने के लिए कॉइल क्या करेगी, बोलो बाहर की तरफ फील्ड बनाएगी, जिसके लिए उसको करंट भी बनाना पड़ेगा अंदर की तरफ, ऐसे इंड्यूस करंट बनाना पड़ेगा जो कि इस करंट को रोक रहा है। तो एक इंडक्टर कॉइल अपने अंदर बनने वाले करंट को स्टार्टिंग में क्या करती है, अपोज करती है। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज और समझनी पड़ेगी, बाद में जब आप इसका स्विच ऑफ करोगे, स्विच ऑफ करोगे तो क्या करंट एकदम 0 हो जाएगा, नहीं सर। स्विच ऑफ करने पर करंट I से 0 होएगा, 10 एम्पियर से घटता हुआ जाएगा, 9, 8, 7 ऐसे घटेगा। तो जब करंट घटेगा तो ये जो फील्ड 50 बन गई थी मान लो अंदर, वो भी घटने लगेंगी, 45, 40, 35 ऐसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होने लगेंगी। तो आपको तो पता है ना कि कॉइल का क्या लेना देना, कॉइल क्या करती है, कॉइल ना बढ़ने देती ना घटने देती। जब बढ़ रही थी तो अपोजिट बना के रोका, और जब ये अंदर वाली फील्ड कम होने लगेंगी तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ ही फील्ड बनाने लगेगा। ये शिकर नहीं आ रही बात समझ में। तो ये इस तरफ फील्ड बना के ऐसे करंट बनाएगा, मतलब ये आप करंट को जाने से रोकेगा कि कम ना हो, वापस से उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब इंडक्टर कॉइल 2 बार अपने अंदर इंडक्शन करती है। एक बार जब शुरू में करंट 0 से I बढ़ता है तब रोकती है। अच्छा, रोकने का मतलब ये नहीं कि उसको चलने नहीं देगी, 0 से I बढ़ा था उतनी देर तक उसने अपोज करने की कोशिश करी, लेकिन थोड़ी देर बाद करंट I सेट हो जाएगा। और जैसे ही करंट I सेट होएगा, अब आपको पता है 50 फील्ड है, 50 की 50 रहेंगी, फील्ड में इंक्रीमेंट होना बंद हो जाएगा और इंडक्शन होना भी बंद हो जाएगा। इंडक्शन बस स्टार्टिंग में होगा जब तक करंट 0 से I क्या होगा, बढ़ेगा।
फिर क्या होगा, कब होगा इंडक्शन, फिर दोबारा बोलो, जब आप इसका स्विच ऑफ करेंगे तो स्विच ऑफ करने पर करंट जो है वो आई से कितना होने लगेगा, 0 होने लगेगा। उस समय पर अंदर वाली फील्ड कम होने लगेंगी। जब अंदर वाली फील्ड कम होने लगेंगी तो ये अंदर की तरफ इंडक्शन करेगा, अंदर की तरफ फील्ड बनाएगा और करंट को ऐसे मेंटेन करने की कोशिश करेगा। स्टार्टिंग में ऐसे करंट बना रहा था, अब ऐसे फील्ड बनाने के लिए ऐसे करंट बनाएगा। इसी को बोला गया सेल्फ इंडक्शन। क्या बोला गया इसको, कांसेप्ट वाइज समझ में आ गया व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। तो इट इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग अ करंट इन इटसेल्फ व्हेन अ करंट इज जो करंट जो है उसके अंदर सेट होने की कोशिश करे या बाद में जाने की कोशिश करे, उस समय जो अपनी ही कॉइल के अंदर इंडक्शन जो होता है उसको बोलो क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। डेफिनेशन वगैरह मैंने लिखवा रखी है, वो आप लोग वहां से पढ़ लेंगे। क्लियर हुआ या नहीं? अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कितना सेल्फ इंडक्शन हुआ सचिन, ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ इसके अंदर, तो उसके लिए मुझे फ्लक्स का चेंज देखना पड़ेगा। बिकॉज आपको याद है फ्राइडेज का सेकंड लॉ लास्ट क्लास हमने करा है कि ईएमएफ उतना ही इंड्यूस होता है जितना फ्लक्स में क्या आता है, चेंज। तो मुझे देखना पड़ेगा कि फ्लक्स कितना यहाँ पर बन रहा है। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, यहाँ का फ्लक्स मैं अगर निकालना चाहता हूँ कि इस कॉइल में कितना, अच्छा फ्लक्स पे मेरा क्यों जोर है, मैं फ्लक्स पे क्यों ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है फ्लक्स के चेंज की वजह से होता है। तो मेरे को जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कितना फ्लक्स पैदा होगा। सो गाइस, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है। पहले तुम सब बच्चे मुझे बताओ सेल्फ इंडक्शन करना आ गया, when the current trying to set in from 0 to I, तब ये कॉइल अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेती है, और जब वो I से 0 जाता है तब अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर लेती है। इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्लियर? अब सुनो अगली बात, मैं ये बोलूंगा जो इसमें फ्लक्स बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इन द सर्किट के। अगर 10 एम्पीयर करंट कर रहे हो तो कुछ फ्लक्स बन रहा है, लेकिन अगर 50 एम्पीयर करंट आ रहा है तो ज्यादा फ्लक्स बनेगा, ज्यादा फील्ड बनेगी। ऑब्वियस सी बात है ना, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स। इसका लॉजिक ये भी है कि जितना ज्यादा करंट बनाते हैं उतनी ज्यादा बोलो क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड, और उतना ज्यादा बोलो क्या बनेगा, फ्लक्स। तो करंट और फ्लक्स एक दूसरे के लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर होता है कि नहीं होता? सो हायर द करंट इन द सर्किट, हायर विल बी द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल। क्लियर है? दूसरी बात, एक चीज यहां पर कांस्टेंट होती है, वो होता है एल। सुनते चलिएगा, इस एल को क्या बुलाते हैं, इस एल को हम बुलाते हैं या तो सेल्फ इंडक्टेंस, सीधा बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, या फिर इसी को बुलाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और ये पूरी तरीके से इस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉइल। ज्योमेट्री बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल लिखते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। सही बात है, इट डिपेंड्स ऑन द, बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं। एक बार तुमने ये समझ लिया ना तो म्यूचुअल इंडक्शन बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाएगा। हवा तो मैंने बोला कि फाई डायरेक्टली टू आई सबको क्लियर है, और मैंने बोला एल यहाँ पर कांस्टेंट है और एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है। अब लेकिन कुछ बच्चों को बात समझ नहीं आएगी सर ये एल कहां से क्या आ गया। तो एल है बेसिकली फाई बाय में आई, और मैं आपको बता दूं कि जो एल होता है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फाई एंड आई। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फाई और आई पे डिपेंड नहीं करता। आप कुछ कहेंगे सर फाई और आई पे डिपेंड क्यों नहीं करता, बल्कि फॉर्मूले में तो फाई और आई दोनों है। हमें लगेगा आई को बढ़ाएंगे तो एल भी कुछ चेंज आना चाहिए, आई बढ़ेगा तो एल घटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं इसको समझाने के लिए आप लोगों को कुछ बताता हूँ। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना कि अगर एक रेजिस्टिव सर्किट है, हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं सर्किट में, एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। तो मुझे तुम बताओ जरा, जैसे कि यहाँ पर मैंने कैपेसिटर में वोल्टेज लगा रखी है, यहाँ पर मैंने वोल्टेज लगा रखी है, तुम लोगों ने सब पढ़ा हुआ पहले से। मेरी बात सुनो, अगर तुम लोगों ने यहाँ वोल्टेज बढ़ाई होती, तुमने क्या पढ़ा था, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा है। वोल्टेज जितनी ज्यादा लोगे उतना ज्यादा बोलो क्या बनेगा, करंट। दिख रहा है ना सबको, V डायरेक्टली टू I, V डायरेक्टली टू I। लेकिन आप जानते हो कि R क्या होता है इस वक्त पे, R क्या होता है बोलो, कांस्टेंट। क्या R को V और I से फर्क पड़ता है? आप वोल्टेज बढ़ाओगे रेजिस्टेंस को फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि रेजिस्टेंस बच्चों कंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टी का पार्ट है, वो डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ है वायर की, कितना उसका एरिया ऑफ प्रोटेक्शन है, कौन सा मटेरियल है। रेजिस्टेंस को V और I से कोई लेने देना, भले ही वो R इज इक्वल टू में V बाय I है, बट आपको पता है कि V और I से कोई लेने देना, जितनी वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा, बट R कांस्टेंट रहता है। R क्योंकि R जो है वो कंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टी का उस पर डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है, एरिया कितना है। R को इससे मतलब समझ नहीं आया, कैसे समझ रहे? दूसरी चीज समझो, दूसरी सुनते रहो, सारी चीजें क्लियर होंगी। आपको पता है इधर चार्ज बढ़ता है, इसमें चार्ज आता है, जैसे इधर करंट आता है, हमें चार्ज आता है। तो मैंने बोला था चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना पोटेंशियल लगा रहे हो, बैटरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी बड़ी बैटरी उतना चार्ज भरेगी इसके अंदर। लेकिन सी जो होता है वो क्या होता है बोलो, कांस्टेंट। वो कंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टी का पार्ट होता है। सी का फॉर्मूला जो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय में क्या, D। तो आप लोग देखिए A क्या है बोलो, एरिया ऑफ द प्लेट्स, D क्या है बोलो, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो वो भी कंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टी का पार्ट है। तो C को भी मतलब नहीं होता Q और B से, वैसे ही L को भी मतलब नहीं होता फाई और I से। लेकिन कुछ बच्चे सर क्यों नहीं मैटर कर रहा, जब I और बदलेगा तो सर L भी तो बदलेगा। इसको समझाने के लिए मैंने आपको मैथमेटिकल एग्जांपल भी दिया था कि मान लेते हैं कि मेरे ना इस सर्किट के अंदर
करंट जो है ना, सपोज करो करंट जो है वो 4 यूनिट का है, उस समय फ्लक्स 20 यूनिट का है, तो मुझे बताओ वैल्यू कितनी आ गई एल की? 5। अब तुमने करंट बढ़ा दिया सर्किट में 5 यूनिट कर दिया, तो फ्लक्स भी तो बढ़ के 25 हो गया, एल तो फिर भी 5 ही है। नहीं समझे मेरी बात को? आपने बढ़ा के करंट को 6 कर दिया, ये बढ़ के 30 हो गया, फिर भी कितना है बोलो? 5। एक्चुअली में एल को फर्क इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज साथ के साथ करंट के साथ बोलो क्या बढ़ जाता है? फ्लक्स। तो रेशियो हमेशा सेम रहता है। मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे रेजिस्टेंस पे वी और आई का कोई असर नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस भले ही वी बाय आई होता है, रेशियो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी बढ़ता है तो आई बढ़ जाता है, इसलिए आर हमेशा बोलो क्या रहता है? कांस्टेंट। आर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ओनली डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शनल पार्ट, लेंथ, एरिया। ऐसे ही कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द कंस्ट्रक्शनल पार्ट, इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द वी एंड द क्यू। क्लियर हो रहा है? वैसे ही इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, बताऊंगा और चीजें बताऊंगा, इसकी सुनते चलिए बस आप। सेल्फ इंडक्टेंस बस पहली चीज समझिए कि पाई और आई पर डिपेंड नहीं करता, ये इस मटेरियल की कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इसकी लेंथ पर, इसके एरिया पर, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। आप करंट बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ जाएगा, बट एल का कोई लेना देना नहीं है पाई और आई से। सबको क्लैरिटी आती है इस चीज को लेके? पक्की बात है? तो पहली चीज तो तुम्हें पहला पार्ट जो होता है डेरिवेशन का वो यही वाला होता है, तो पहला पार्ट तो समझ में आ गया, पहला इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, सुनते चलिएगा। अब कितना इंडक्टेंस है इस कॉइल का वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस कॉइल के बारे में कुछ बातें मान लेता हूं, जैसे कि इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलो क्या है? n। इसकी टोटल लेंथ बोलो कितनी है? l। इसका एरिया बोलो कितना है? a। पहले मैंने कैपिटल नहीं लिया था, स्मॉल ले लिया था, कैपिटल लिया था, चलो कैपिटल चल लेता हूं। अच्छा तुम्हें लोगों को पता है ना कि क्या क्या है? बोलो n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे मिलने वाले नंबर ऑफ टर्न्स। L बोलो क्या है? टोटल लेंथ। कैपिटल N बोलो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ। और क्या तुम जानते हो कि टोटल टर्न्स कितने मिलेंगे? जितने टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे टोटल लेंथ। ज्यादा इतनी सारी ये तामझाम जो मैंने फैलाया बोर्ड पे, इससे टेंशन नहीं लेना। मेन बात जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली है अभी तक, फाई डायरेक्टली टू आई, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स, एंड एक चीज कांस्टेंट है वो है एल, एल इज इक्वल्स टू में फाई बाय आई। यहां तक की कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब अगली बात समझने की कोशिश करते हैं। मुझे तुम सब बच्चे बताओ, मैं एल निकालना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे फ्लक्स जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल, फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल, इस कॉइल के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा? तो लास्ट क्लास ही हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, बीए कॉस थीटा। क्या पढ़ा है बोलो? लेकिन अगर मेरे पास n टर्न्स है, कैपिटल N टर्न्स है, टोटल टर्न्स n है, तो बोलो क्या बोलूंगा? n BA cos थीटा। चलो तुम सब बच्चे मुझे बताओ टोटल टर्न्स इसके ऊपर कितने होंगे? आदर्श, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, टोटल लेंथ l है, तो बोलो क्या आएगा? nl। अरे nl। फिर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर इसके अंदर कुछ करंट जा रहा है I, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है? म्यू नॉट ni। बोलो कितना आएगा? म्यू नॉट ni। और इसका एरिया बोलो कितना है? a। और आपको कॉस की बात करें तो बच्चों कॉस 0 है। कुछ कहेंगे 0 कैसे है सर? अरे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, क्योंकि कॉइल का एरिया ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे। कितना एंगल है बोलो? 0, तो cos 0। सब बच्चे मुझे बताओ फाई का वैल्यू क्या आ गया? बोलो बोलो? म्यू नॉट n स्क्वायर l a i। और सब बच्चे जानते हैं कि फाई बाय आई, बातें नहीं भाई, फाई बाय आई ही l है, तो उस i को नीचे लाओ, फाई बाय आई का वैल्यू आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर l a, जिसको मैं n लिखूंगा। तो मुझे सभी बच्चे बताओ जो इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, सुनते चलो बस, सुनते रहना चाहिए। मुश्किल लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रही वाली बात, एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें रिलेट कर रही है थोड़ी देर में। तो L आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर a l। अब आप मुझे बताओ सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टी के हैं कि नहीं? बताओ n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर मेरे पास एक कॉइल ऐसी है जिसके अंदर ऐसे टर्न्स हैं, एक कॉइल ऐसी है जिसके ऐसे टर्न्स हैं, बताओ किसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा? सेकंड वाले का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा। सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होने का लेना देना क्या है? सुन लीजिए, मतलब कि जब उस वाली कॉइल में करंट सेट होने की कोशिश करेगा तो वो ज्यादा इंडक्शन करेगा, ज्यादा अपोजिशन करेगा, और इस वाली कॉइल में उतना पोजीशन। समझो मेरी बात को, सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल का किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है? हर्ष, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे पर यूनिट लेंथ पे उतना ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस। जितनी बड़ी कॉइल होगी उतनी बड़ी सेल्फ इंडक्टेंस, जितना बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है सर? सेल्फ इंडक्टेंस है कि जब इस कॉइल में करंट सेट होगा या जब करंट खत्म होने लगेगा तो ये उसको रोकेगा कितने उससे ना, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस एक तरीके से। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और मुझे बताओ जरा, पूरा जो सेल्फ इंडक्टेंस है बताओ कहीं भी फाई और आई पर डिपेंड कर रहा है क्या? ये सारे की सारी बोलो कौन सी प्रॉपर्टीज है? ज्योमेट्री की। तो ऑल फैक्टर्स आर
द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, आर द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो एल का सारा लेना देना बस उससे बोलो ज्योमेट्री चीजों से, ज्योमेट्रिकल चीजों से, कि उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होने वाला है, कितना अपोजिशन करने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसकी यूनिट होती है हेनरी। जैसे कि मान लो कि एक कॉइल तुम्हारे पास 10 हेनरी की है और एक कॉइल तुम्हारे पास 25 हेनरी की है। तुम दुकान पे गए, तुमने कहा मुझे एक सेल्फ इंडक्टर कॉइल चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए सेल्फ इंडक्टर कॉइल? आपके घर में अप्लायंसेस लगे हुए हैं, आप चाहते हैं कि हमारे अप्लायंसेस के अंदर इंडक्टर कॉइल हो ताकि उसमें करंट एकदम से ना आए और एकदम से जाए भी ना, खत्म भी ना हो। क्योंकि अगर आपने किसी भी अप्लायंस से पहले किसको लगा दिया, सेल्फ इंडक्टर कॉइल को लगा दिया, तो मुझे बताओ जरा, जब शुरू में एकदम से करंट आएगा तो क्या एकदम से सेट होने देगा? नहीं, शुरू में उसको रोकने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे सेट होगा। जब एकदम से लाइट चली जाएगी तो एकदम से करंट खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि जब खत्म होने की कोशिश करेगा तो फिर ये मेंटेन करने की कोशिश करेगा। करते नहीं है यार बात समझ में? तो सेल्फ इंडक्टर कॉइल चाहिए मुझे। और मुझे बताइए, मैं दुकान पे गया, मैंने बोला एक 10 हेनरी की कॉइल है, एक 25 हेनरी की कॉइल है, बताओ फर्क क्या है? फर्क क्या है? 10 हेनरी की कॉइल कम अपोजिशन पैदा करती होगी जब करंट सेट होता होगा, और 25 हेनरी की ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस करके ज्यादा अपोजिशन पैदा करती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस ड्राइव के 2 हिस्से हो चुके, तीसरा हिस्सा कराने वाला हूं। पहला हिस्सा ये था, दूसरा हिस्सा ये था, तीसरा हिस्सा सुनो। कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल, समझते चलिए, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर, वो होगा जितना इसके फ्लक्स में चेंज है। बच्चों बातें नहीं प्लीज। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन द फ्लक्स पर यूनिट टाइम। मुझे बताओ फ्लक्स कितना है? अरे बोलो फ्लक्स कितना है? फ्लक्स है Li। अरे फ्लक्स कितना है बोलो? Li। और मुझे बताओ जरा, L बाहर आ जाएगा तो बोलो क्या आ जाएगा? माइनस का L di बाई में क्या बोलो? dt। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से तुम्हें ना और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली है इस टॉपिक की। मुझे तुम बताओ E क्या है? E है जितना इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। कौन सा ईएमएफ? जब करंट सेट हो रहा था उसको रोकने के लिए जो ईएमएफ था, जब करंट खत्म हो रहा था तो उसको खत्म होने से रोकने के लिए जो ईएमएफ था। तो कह रहा है वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? जितना ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस। सही बात है? 10 हेनरी की कॉइल कम ईएमएफ इंड्यूस करेगी और 25 हेनरी की ज्यादा अपोजिशन करेगी, एकदम से नहीं सेट होने देगी। दूसरी बात, जितना तेजी से करंट में बदलाव होगा उतना ज्यादा बोलो ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस। अभी करंट का बदलाव क्या है इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि करंट ना 0 से 10 एंपियर सेट होता है 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 10 एंपियर तक बढ़ता है, लेकिन 5 सेकंड का समय ले लेता है। तो मुझे बताओ जरा, di बाई dt कितना आ गया बोलो? 2 एंपियर पर सेकंड। अरे यार 10 डिवाइड में 5 करोगे ना, 10 का चेंज 5 सेकंड में 2 एंपियर पर सेकंड नहीं। और एक मैंने बोला कि दूसरी कॉइल में करंट ना 0 से 10 एंपियर सेट होता है मात्र 2 सेकंड में, मात्र। तो मुझे बताओ इसका di बाई dt कितना है? 5 एंपियर पर सेकंड। तो वो कहते हैं कि जिस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज्यादा है, मतलब तेजी से करंट बदल रहा है, उस केस में ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? ज्यादा। ये बात तो कल वाली बात से ही रिलेट कर रही है कि जिस केस में फ्लक्स तेजी से बदलेगा उस केस में ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। तो करंट अगर तेजी से बदल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, 5 एंपियर करंट 1 सेकंड में सेट हो गया है, एक में 2 एंपियर सेट हो रहा है, तो 5 एंपियर वाले में तेजी से फ्लक्स बढ़ा होगा तो ज्यादा ही ईएमएफ क्या करना पड़ेगा? इंड्यूस करना पड़ेगा, उसको अपोज करने के लिए। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो कॉइल का कितना सेल्फ इंडक्टेंस है, कॉइल कितना रोकने की क्षमता रखती है, दूसरी चीज कितना तेजी से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो रहा है, दैट विल डिसाइड द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। 3 पार्ट्स में ड्राइव खत्म होता है। नहीं है बात में कुछ और बात में ऐड करूंगा, चिंता मत करिए। इसके अंदर 1 हेनरी क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, 2 बातें और मुझे ऐड करनी है। लेकिन तुम मुझे कुल मिला के बताओ मैंने क्या पढ़ा है। रितिका, सिंपल सी बात है, हो क्या रहा है इसमें, जब करंट शुरू में सेट होने की कोशिश करेगा तो एक कॉइल इसको अपोज करेगी, इसी को सेल्फ इंडक्शन बोल रहे हैं। और मैंने बोला कि कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगी इसको रोकने के लिए, वो डिपेंड करता है फ्लक्स पे। किस पे बोलो? क्योंकि फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा फ्लक्स डिपेंड करता है करंट पे, तो फ्लक्स डायरेक्टेड टू आई बट द एल रिमेन कांस्टेंट, तो phi इज इक्वल टू li या l इज इक्वल टू phi बाय a। सबको क्लियर वाली चीज। दूसरी चीज, इस कॉइल में कितना फ्लक्स होगा सबने पढ़ा ba cos थीटा होता है, बट n टर्न्स है तो कितना होगा बोलो? nba cos थीटा। टोटल टर्न्स कितने होंगे बोलो सब बच्चे? nl, क्योंकि एक टर्न एक यूनिट लेंथ पे n है तो l लेंथ पे nl होंगे। मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी बोलो? म्यू नॉट ni, सबने पढ़ा हुआ सोलर में बनती है म्यू नॉट ni, तो म्यू नॉट ni और एरिया a हो गया cos 0 हो गया, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड में सेम एंगल। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहां से ये बन गया, i को नीचे लिया है, l बराबर ये आ गया। पूरी तरीके से क्लियरली पता लगता है इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कितना उसको रोकेगा, कितना अपने अंदर इंडक्शन करेगा उसको रोकने के लिए। ये सब कुछ निर्भर करता है उसकी कंस्ट्रक्शनल पार्ट पे, है ना, कि उसमें कितने टर्न्स है एक यूनिट लेंथ पे, कितनी लेंथ है उसकी, कितना एरिया है। इसका phi और i से कोई लेने देना, एक बार फैक्टर से बन के आ गई ये चीज, तो भैया सब कुछ उसी पे डिपेंड, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट रहेगा। आप phi i बदलते रहिए, वो चेंज होते रहेंगे, बट l चेंज नहीं होगा, बिकॉज़ सारे पार्ट ज्योमेट्री है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा जितना फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स क्या होता है बोलो? li, l बाहर आ जाएगा di बाई dt, इसका मतलब ईएमएफ उतना ही इंड्यूस होगा जितना
सेल्फ इंडक्टेंस है और जितना तेजी से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। 3 पार्ट्स में ड्राइव समझ में आया कि नहीं आया। अब अगली चीज सुन लो जल्दी से फटाफट से। आपने क्या पढ़ा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा? सब बच्चे बोलो माइनस का एल डी आई बाई में dt। और मैं एल को बताओ बच्चों क्या लिख सकता हूं? ई अपॉन में डी आई बाई dt। बोर्ड पे से बच्चे एल को लिख सकता हूं, खुशी एल को लिख सकता हूं ई अपॉन में डी आई बाई dt। अब तुम मुझे बताओ कि अगर डी आई बाई dt में 1 एम्पियर पर सेकंड ले लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर भाई कनिष्का, तो एल बताओ कितना आएगा तुम्हारा? ई के बराबर आ जाएगा। मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल कुछ नहीं होता, वो ईएमएफ ही होता है। वो क्या होता है बोलो? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ही होता है। कब? जब कॉइल में कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है? 1 एम्पियर पर सेकंड। मतलब मेरी बात को समझने में यहां पर कुछ लिखने वाला हूं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, डेफिनेशन पढ़ने जा रहा हूं बराबर से। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज इक्वल टू द EMF induced in the coil, EMF induced in the coil when the rate of change of current in the coil is 1 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब कि अगर किसी दुकानदार ने आपको कहा कि इस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस 10 हेनरी है, सुनिए इस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस 10 हेनरी है, तो 10 हेनरी कुछ और नहीं है, 10 हेनरी ईएमएफ इंड्यूस ही बता रहा है। क्या बता रहा है बोलो? लेकिन कब का बता रहा है? एल ई के बराबर ही होता है बस तब जब करंट कितना चेंज हो रहा हो? 1 एम्पियर पर सेकंड। मतलब आप ये समझेंगे इससे कि अगर इस कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से करंट को डाला गया तो ये कितने का ईएमएफ इंड्यूस करने की क्षमता रखती है? 10 वोल्ट का। कितने का बोलो? अगर मैंने बोला कि मेरे पास इंडक्टर जो कॉइल है वो 25 हेनरी वाली है, इसका मतलब बताओ क्या हो गया कि अगर इस कॉइल में 1 एम्पियर की रेट से करंट को भेजा गया 1 एम्पियर पर सेकंड से, तो ये कितने वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस करने की क्षमता रखती है? 25 का। समझ आया कि नहीं? नहीं आई बात। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर पूछ रहा है आप लोगों से बार-बार ईयर टू ईयर, कह रहा है डिफाइन 1 हेनरी, डिफाइन 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस। 1 हेनरी क्या होगा? तो मुझे बताओ 1 हेनरी की कॉइल का मतलब क्या होगा? एक ऐसी कॉइल जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी, इसका क्या मतलब है कि एक ऐसी कॉइल जिसके अंदर अगर 1 एम्पियर पर सेकंड से रेट भेजा जाएगा वो 1 ही वोल्ट का अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर सके, तो वो वाली बोलो क्या है? 1 हेनरी। नहीं है समझ? 1 हेनरी कब आएगा? जरा बताना 1 हेनरी कब आएगा? आपको पता है फॉर्मूला ये ना, 1 हेनरी कब आएगा? जब डी आई बाई डी टी भी कितना हो जाए बोलो 1, और ईएमएफ भी कितना हो जाए बोलो 1, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो बोलो एल कितना आ जाएगा? 1। तो मैंने बोला जब किसी कॉइल के अंदर 1 एम्पियर पर सेकंड से रेट को भेजा जाए और अपने अंदर 1 ही वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस कर सके, तो बोलो क्या है वो? 1 हेनरी। लेकिन जब 2 हेनरी का मतलब सोचो 2/1, 2 हेनरी का मतलब 2/1, इसका मतलब 1 एम्पियर से भेजा जाए, 1 एम्पियर की रेट से करंट को बदला जाए और 2 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस कर दे, तो 2 हेनरी की कॉइल है। 5 हेनरी का मतलब 5/1 समझ लो कि 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से करंट भेजा और 5 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस कर दे, तो 5 हेनरी की कॉइल होगी। तो 1 हेनरी कैसे बोलोगे? सो 1 हेनरी is the inductance of that coil, क्या बोलोगे? which will induce an EMF of 1 volt when the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second। मुश्किल लग रहा है? क्लियर है सबको? हाँ, तो वैसे नहीं तो बोल सकते जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ईएमएफ इंड्यूस के बराबर हो तब भी 1 हेनरी होगी। कह सकते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी सी ज्यादा एक्यूरेट लगती है ना? कह सकते हैं वो, क्योंकि क्या होता है, नहीं मैं बताता हूँ कि पेपर चेक करने वाले ना थोड़ा सा कड़वा सच है, सारे समझदार नहीं होते। अब बता रहा हूँ, हाँ ये सच्चाई है, मैंने देखे हैं, मैं पेपर चेक करके आया हूँ। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ देखते हैं आंसर क्या लिखा हुआ है, सीबीएसई आंसर लिख के दे देगी ये वाला, कुछ लोग मतलब भी नहीं सोचेंगे कि वो बच्चे ने सही लिख दिया होगा, ठीक है, और वो फिर पढ़ा देंगे। समझ रहे हो? नहीं होता है ऐसा, ये जो सही बोल रही है कि संस्कृत पढ़ा रहे फिजिक्स से पेपर चेक करने आ रहे। लॉजिकली क्या है, उन्होंने फिजिक्स से हायर एजुकेशन करा हुआ है, बट वो फिजिक्स पढ़ाते नहीं किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर, पढ़ाते वो कोई और सब्जेक्ट है, वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कुछ और पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे बहुत लंबे समय से, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन फिजिक्स से। तो उनको नोटिस आया था सीबीएसई से कि पेपर चेक करने अब आए थे पेपर चेक करने। मैं तो कहाँ चेक करूंगा, मेरा बायोलॉजी में है ही ना, तो वो चेक करने आए थे, फिर वो कैसे चेक करेंगे? सोच लो आप। इधर देखिए बोर्ड पे, क्लास सभी बच्चों को सेल्फ इंडक्टेंस समझ आया या नहीं आया? अनामिका क्लियर है? भाई मेरे को ये 3 पार्ट आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए। बोलो कौन से? फाई डायरेक्टली टू आई, बातें नहीं, फाई डायरेक्टली टू आई कीपिंग द एल कांस्टेंट, एल पे कोई असर नहीं पड़ता फाई और आई का। दूसरी चीज
फाई NBA cos थीटा होता है, वहां से वैल्यूएशन निकालना होता है। तीसरी चीज ये वाली, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया सब बच्चों को? पक्का? अब तुम लोग देखना जरा, ये समझ आ गया तो देखो बहुत सारा काम तो बन गया हमारा, क्योंकि अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। अब म्यूचुअल इंडक्शन 20 मिनट में हो जाएगा, मतलब 2 बजे तक ये सारा खत्म कर देना है। सुन लो म्यूचुअल इंडक्शन। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक कॉइल है, इसमें कुछ करंट है, ध्यान सुनो, प्लस माइनस से स्विच ऑन करेंगे इसका, इसमें बैटरी लगी पड़ी है, इधर ध्यान दो, इस वाले में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। दिस इज कॉइल नंबर 1, दिस इज कॉइल नंबर 1 एंड दिस इज कॉइल नंबर 2। बोर्ड पे देखना यार, बिल्कुल पहले वाला जिसको समझ में आ गया तुम्हें पता लगेगा म्यूचुअल इंडक्शन कुछ भी नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं, जो एडिशनल क्वेश्चन बने हुए हैं ना वो म्यूचुअल इंडक्शन से आते हैं, तो वो समझ लिया, उसके बाद ये समझो, इसके बाद 2-3 इसके एडिशनल पार्ट कराता हूं मैं, जल्दी से बोर्ड पे देखना। अब आप लोग मुझे बताओ, जैसे ही आप लोग यहाँ पर स्विच ऑन करोगे, इसमें करंट क्या बढ़ेगा? 0 से आई। अब जो यहाँ पर करंट बढ़ेगा उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बनेगी? और भाई बोलो, और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड उससे भी एसोसिएट है, तो इसमें तो सेल्फ इंडक्शन होना ही है, इसमें तो सेल्फ इंडक्शन होना ही है। बट इसके बगल में रखी हुई कॉइल जो है उसके अंदर भी फील्ड जाने लगी, उसमें कोई बैटरी सोर्स नहीं है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा जब इसमें करंट 0 से आई बढ़ा तो इसकी फील्ड बढ़ी, और इसकी जो फील्ड बढ़ी वो उसके साथ भी एसोसिएट है, तो उसके अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ी तो वो क्या करेगी अपने अंदर? वो क्या करेगी अपने अंदर? ऐसे बाहर की तरफ फील्ड बनाएगी और करंट को ऐसे चलाएगी, तो वो अपने अंदर एक इंडक्शन करंट बना लेगी। बनाने के लिए बना लेगी, इसको रोकने के लिए। सेम काम हो रहा है सेल्फ इंडक्शन वाला, बस फर्क क्या हो गया है? फर्क ये हो गया इस बार की खुद की कॉइल में करंट नहीं बना था, बना किसी और में करंट था, इंडक्शन इसमें हो गया इसकी वजह से। कुछ बच्चे कहते हैं इसमें सेल्फ इंडक्शन नहीं होता, क्या होता है? इसमें खुद का सेल्फ इंडक्शन होता है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से दूसरे में जो इंडक्शन हुआ वो क्या है? बोलो म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है? बोलो, नाम से समझ में आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो होगा क्या बच्चों? पहले तो सिनेरियो समझो, इसमें करंट चेंज होगा 0 से आई, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, फ्लक्स बदलेगा, वही सेम फ्लक्स इसके साथ भी एसोसिएट है हर्ष। जब इसके साथ एसोसिएट फ्लक्स में चेंज आएगा तो ये उसको अपोज करने के लिए बाहर की तरफ फील्ड बना के अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगी, इस कांसेप्ट को बोलेगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस बार मुझे तुम ये बताओ, मैं किस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर पा रहा हूं? सेकंड। तो मेरे को फ्लक्स भी किसका रीड आउट करना चाहिए? सेकंड का। तो मैं सेकंड के फ्लक्स में जोड़ दूंगा कि सेकंड में कितना फ्लक्स बना, सेकंड में कितना फ्लक्स में चेंज आया। पिछले वाले में मैं फ्लक्स में जोड़ दे रहा था, इस बार में फ्लक्स में जोड़ दूंगा, बिकॉज़ फ्लक्स ही तो है जिसकी वजह से क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। मुझे पता है मुझे थोड़ी देर बाद कहां पर आना है, मुझे थोड़ी देर बाद यहां पर आना है कि सेकंड कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, सेकंड कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, वो सेकंड कॉइल में कितना फ्लक्स का चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस पे निर्भर करता है। तो मेरा फोकस है सेकंड कॉइल में फ्लक्स में कितना चेंज आया है, कितना फ्लक्स उसमें है, उस पे बात करनी मुझे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? समझे इस बात को? अब कुछ पैरामीटर्स मान लेते हैं, जैसे कि इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इस कॉइल की लेंथ L है, इस कॉइल का एरिया A1 है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसकी लेंथ L है, L लेंथ सेम लगी है, एरिया बोलो क्या है? A2 है। क्लियर? अब तुम सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करना, इसका करंट बच्चों I1 मानना पड़ेगा हमें, I1 मानना पड़ेगा, और उसका फ्लक्स बोलो हमें क्या मानना पड़ेगा? ∅2। क्या मानना पड़ेगा? बोलो ∅2। अच्छा, उसी के फ्लक्स की क्यों बात कर रहा हूं? बिकॉज़ उसी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उसी के फ्लक्स की बात करूंगा ना। तो मैं यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं, सब बच्चे ध्यान से बताना, समझ में आएगी नहीं आएगी। सेकंड कॉइल में बनने वाला फ्लक्स पहली कॉइल में बनने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसमें फ्लक्स किसके कारण बन रहा है? इसी के करंट के कारण तो बन रहा है। हर्ष, समझा बात को? इस कॉइल में बनने वाला फ्लक्स किसकी वजह से? बोलो, इसके करंट की वजह से। जितना ज्यादा ये करंट होगा उतना ज्यादा उसमें बोलो क्या होगा? फ्लक्स होगा। क्लियर? पहली चीज, पिछले वाला ही सीन है भाई। बस मैं ∅2 पे जोर क्यों दे रहा हूं? बिकॉज़ सेकंड कॉइल में इंडक्शन पढ़ना है मेरे को, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहा हूं मैं, तो सेकंड कॉइल का एक फ्लक्स देखूंगा, तो सेकंड कॉइल का फ्लक्स डिपेंड कर रहा है पहली कॉइल के करंट के। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं M बोलूंगा, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, बातें मत करो बिल्कुल भी इस समय। और फिर वही बात आती है, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ, इसका कोई लेना देना नहीं है फाई और आई से, फाई और आई के साथ चेंज नहीं होता। तो बोलो M कितना हो गया सब बच्चे? बोलो ∅2 बाय में I1। एक बात तो ये होगी, पहला पार्ट ड्राइव का ये वाला जो मैं आपको उधर भी बोल रहा था, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आते हैं बच्चों, फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड कॉइल, फ्लक्स एसोसिएटेड विद, बातें नहीं प्लीज बच्चों। तो सेकंड कॉइल में कितना फ्लक्स बनेगा? सभी बच्चे नजरे बोर्ड पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सेकंड कॉइल में फ्लक्स बनेगा NBA cos थीटा। चलो मुझे बताओ, सेकंड कॉइल का फ्लक्स है तो टर्न्स किसके आएंगे? सेकंड कॉइल के। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सेकंड की है ही नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड तो फर्स्ट की है। अरे नहीं समझे बात को? तो फर्स्ट वाले की मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एरिया सेकंड वाले का आएगा।
कोई दिक्कत है? तो मुझे तुम सब बच्चे बताने की कोशिश करो, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंड कॉइल कितना होगा? जितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इनटू टोटल लेंथ। ये नहीं आया समझ में? क्या लिख दिया सर ने? N12 क्यों लिख दिया? समझ में आ रहा है सबको? अरे बताओ। उसके बाद मुझे बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड इन द फर्स्ट कॉइल कितना होगा? सबने पढ़ा है सॉलिड कॉइल में कितना करंट होता है? म्यू नॉट मैग्नेटिक म्यू नॉट n, उसका आएगा I1। क्या समझ में आ गया? म्यू नॉट n ही होता है, पहले वाले की है तो म्यू नॉट n1 I1 होगा। क्लियर? एरिया आएगा सेकंड वाले का, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 ही आएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब मुझे बताओ जरा फाई 2 क्या बन गया? थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। फाई 2 क्या बन गया? म्यू नॉट n1 n2 l a2 I1। और बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मैं फाई 2 के नीचे क्या ले आता हूं, क्योंकि फाई 2 बाय I1 ही m होता है। तो बोलो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट n1 n2 सॉरी l a2। बताओ कितना आ जाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन आ गया म्यू नॉट। अच्छा ये म्यूचुअल इंडक्शन में एक चीज और लिख देता हूं मैं। म्यूचुअल इंडक्शन किस कॉइल में हो रहा है? सेकंड कॉइल में। किसकी वजह से? तो ये इसको M21 लिख देता हूं। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 बाय कॉइल। मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग, तो मुझे तुम सारा कुछ बताओ। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरी कॉइल में होने वाला है कि वो अपने अंदर कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस करेगा? क्या इंडक्टेंस सर? वो जो रोकने के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा वही म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो वो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने अंदर पैदा करेगा वो सारी चीजें देखो किस पर डिपेंड कर रही है? उसके ज्योमेट्रिकल पार्ट पे। कितने टर्न्स पहले वाले में है, कितने टर्न्स दूसरे वाले पे पर यूनिट लेंथ पे, कितनी लेंथ है, कितना एरिया है दूसरे वाले का, ये सारे फैक्टर बोलो किस पे डिपेंड करते हैं? ज्योमेट्री पे। तो सारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होने वाला है वो सब कुछ ज्योमेट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है बच्चों। नहीं आ रही मेरी बात समझ? जैसे वो भी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। और मैं तुम्हें बताऊं उसका फॉर्मूला क्या था? ध्यान से देखो, उसका फॉर्मूला था म्यू नॉट n स्क्वायर LA। बस यहां पर n स्क्वायर की जगह पर वो उसी की थी, दोनों n एक ही कॉइल थी, इसमें n1 n2 हो गया। बस क्या हो गया? n1 n2। याद करने का तरीका हो गया। नहीं आई बात समझ? नहीं आई ना? अच्छा तो मुझे बताओ सेकंड कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? सब बच्चे बोलो सेकंड कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? जितना सेकंड कॉइल में बोलो क्या होगा? फ्लक्स का चेंज। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 2, मुझे बताओ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 कितना होगा? बोलो जितना फ्लक्स में चेंज होगा सेकंड कॉइल के। अब सेकंड कॉइल के फ्लक्स में कितना चेंज होगा? सब बच्चे बोलो सेकंड कॉइल के फ्लक्स में कितना चेंज होगा? तो MI1 क्या होगा? बोलो तो मुझे सब बच्चे बोलो M बाहर आ जाएगा। बोलो क्या बनेगा? बोलो भाई क्या मतलब इसका? कौन बताएगा? इसका मतलब है कि जितना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा कॉइल्स का उतना ज्यादा बोलो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा पहली कॉइल में, अभी इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा पहली कॉइल में उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा दूसरी कॉइल में, क्योंकि ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा है इसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है। So the higher the rate of change of current in the first coil, higher will be the EMF induced in the second coil. आपको बताऊं पूरा सेल्फ इंडक्शन वाला मामला नहीं लगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। बस उसमें एक ही सिमिलर कॉइल के अंदर ही आप लोगों का सेल्फ इंडक्शन चल रहा है, इसमें दूसरे के अंदर चल रहा है। तो मैंने बोला भैया दूसरी के अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा वो डिपेंड करता है दूसरे में कितना फ्लक्स में चेंज आया। दूसरे का फ्लक्स पहले के करंट पे डिपेंड करता है। m इसका कांस्टेंट आ जाएगा, m इक्वल्स टू फाई 2 बाय I1 आएगा। फाई 2 कितना होगा? NBA cos थीटा। टर्न्स इसी के लिए सेकंड वाले के, मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले की थी, एरिया सेकंड वाले का लेंगे। सो आ जाएगा हमारा कितना बोलो? N2L। ये समझ में आ गया आप लोगों को? पाई बाय I करके ये निकाल दिया और फिर लिया। सबको समझ आया? अब मुझे बताना जरा म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर डेफिनेशन बनाना पड़ जाए तो मैं कैसे बनाऊंगा? बोलो कैसे बनाऊंगा? बोलो M बराबर कितना हो जाएगा? बोलो E2 बाय में तो क्या बोलोगे? बोलो when di by dt is equal to 1 ampere per second, so M is nothing but it is E2. So mutual inductance of the second coil is nothing but it is the EMF induced in the second coil. EMF induced in the when the rate of change of current in the first coil is 1 ampere per second. जब इस coil में 1 ampere per second का rate of change of current होगा तो दूसरी coil में जितना भी EMF induced हो रहा है वही उसका बोलो क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको बोलो 10 हेनरी का म्यूचुअल इंडक्टेंस है इस coil का। समझ जाना कि जब उसमें 1 एम्पीयर रेट का चेंज होता है तब ये 10 वोल्ट का EMF इंड्यूस कर लेती है, और 15 वोल्ट का इसका वो है 15 हेनरी का इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो जब वो 1 का चेंज करती है तो ये 15 वोल्ट का EMF इंड्यूस करती है। ज्यादा है म्यूचुअल इंडक्शन। नहीं आए ना बात समझ में? सो यहां पर इसमें डेफिनेशन लिख दीजिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल when the rate of change of current बच्चों प्लीज, मुश्किल लगा? जल्दी तो नहीं हुआ? समझ आ गया? अच्छा लेकिन एक बात है,
अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कभी उसने ऐसा कर दिया कि सेकंड में करंट बना के फर्स्ट में पूछ लिया, गेम ज्यादा बदलता नहीं है सर। सेकंड में करंट बना के फर्स्ट में पूछ लिया, गेम ज्यादा बदलेगा ही नहीं। 2 मिनट लगेंगे बस, अब हमें 2 मिनट लगेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। आ जाओ, कैलवेनोमीटर कपलिंग वाली बात अभी मैं करूंगा। मुझे तुम ये बताओ, ये कॉइल 2 मान लो और ये कॉइल 1। सुनो बच्चों, अगर इसमें स्विच ऑन होएगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें लिंक होएगी। अच्छा मुझे सब बच्चे बताओ, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बता रहा हूं उसमें। इस बार म्यूचुअल इंडक्शन किसमें होएगा बोलो? फर्स्ट कॉइल में। फर्स्ट कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस होएगा, मानते हो कि नहीं मानते? अच्छा बताओ सब बच्चे, फर्स्ट कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? सर वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट कॉइल के फ्लक्स में कितना चेंज आया। सही बात है कि नहीं? तो मेरा फोकस रहेगा फर्स्ट कॉइल में बनने वाले फ्लक्स पे, और फर्स्ट कॉइल में कितना फ्लक्स बनेगा ये सीधा निर्भर करता है सेकंड कॉइल में बनने वाले करंट पे। क्या समझ में आया आप लोगों को? Φ1 in the first coil is directly depend on the current in the second coil, क्योंकि उसी की वजह से यहाँ पर फ्लक्स बन रहा है। समझ नहीं आ रहा? पक्की बात है? तो मुझे बताओ जरा, फिर क्या आएगा बोलो? फिर क्या आएगा बोलो? कांस्टेंट। तो बोलो m कितना आ जाएगा? सबको समझ आ गया? अब मुझे तुम सब बच्चे बताना जरा कि Φ1 in the first coil कितना होगा बोलो? NBA। चलो सब बच्चे बताओ किसके टर्न्स आएंगे? पहले वाले के, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो दूसरे वाले के पास है ना, और एरिया किसका आएगा बोलो? फर्स्ट वाले का। समझो क्योंकि इससे कुछ और बात भी समझ में आएगी। तो मुझे तुम बताओ पहले वाली कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? इसका N1 इंटू इसका L, क्योंकि ये तो होंगे ना N1 L और A1। समझ नहीं आ रहा यार? इसका भी होगा N2 L और, तो मुझे तुम ये बताओ, ध्यान से देखो भाई, सेकंड कॉइल में करंट बन रहा है, फर्स्ट में इंडक्शन हो रहा है, तो मुझे फर्स्ट कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो डिपेंड करता है फर्स्ट में कितना फ्लक्स में चेंज आया, और फर्स्ट का फ्लक्स जो है सेकंड के करंट पे डिपेंड करता है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू M/I2 और M इज इक्वल टू Φ1/I2। समझ में आ रही बात? फिर मैंने बोला कि फर्स्ट कॉइल में कितना फ्लक्स बनेगा वो होगा NBA cos थीटा, उसके नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की, एरिया खुद का। क्लियर है? अब बताओ जरा कितना आएगा? सो N1L दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी बोलो? म्यू नॉट है नहीं, लेकिन उसी के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसी का करंट, और बोलो क्या आएगा? A1 और बोलो cos 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे। बताओ Φ1 के नीचे ढूंढ लाओ I2 को, लिया आओ I2 को, Φ1 के नीचे I2 को लिया है। बताओ क्या बचेगा? म्यू नॉट N1 N2 L A1, और मुझे बताओ ये क्या आ गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा किसका बोलो? फर्स्ट कॉइल का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल। कितना आ गया? नहीं आया ना समझ में? सब कुछ तो वही है, बस वहां पर क्या था? म्यू नॉट N1 N2 L A2 था, क्योंकि सेकंड कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस था। यहाँ पर बोलो क्या है? A1 है। थोड़ी देर में इसको भी क्लियर करता हूँ कि क्या करना क्या है। समझ नहीं आया ये वाला? अच्छा बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? यही कर दो इसको। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? तो ईएमएफ इंड्यूस होगा जितना फर्स्ट से फ्लक्स में चेंज आएगा। फर्स्ट का फ्लक्स बोलो क्या है? M/I2। बोलो कितना आ गया? माइनस का M। कि फर्स्ट कॉइल में उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा जितना सेकंड कॉइल में करंट का रेट ऑफ चेंज होगा। क्लियर हुआ या नहीं? कुछ मुश्किल लग रहा है ड्राइव करने में? 3 पार्ट्स में ड्राइव करा रहा हूं, चाहे सेल्फ इंडक्शन है, चाहे म्यूचुअल इंडक्शन सेकंड कॉइल है ड्यू टू फर्स्ट, चाहे म्यूचुअल इंडक्शन फर्स्ट कॉइल है ड्यू टू सेकंड। पहला पार्ट ये, सेकंड पार्ट जहां पर हम M या L को निकालते हैं, और तीसरे पार्ट में ईएमएफ इंड्यूस लिखते हैं। बस 3 तरीके से याद करोगे, 3 स्टेप्स में जल्दी याद होगा। समझ आ रहा है? नहीं आया? रिया पक्का? सॉरी क्या नाम है? रितिका? सबको? अच्छा एक बात जल्दी से बोल के, आपको ये बात पता है कि म्यूचुअल इंडक्शन इन द फर्स्ट कॉइल जो था बाय द सेकंड कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन इन द सेकंड कॉइल बाय द फर्स्ट, जो मैंने पहले पढ़ा है वो आंसर क्या था बोलो सब बच्चे? म्यू नॉट N1 N2 L A2, और इसका बोलो क्या था? बस बिल्कुल 3 से 4 मिनट और लगेंगे, खत्म हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। एक बात बस मुझे बतानी है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर एक में बस A1 लेना है, एक में A2 लेना है, जिसका म्यूचुअल इंडक्शन है उसके हिसाब से लेना है। लेकिन मैंने ये वाली बात भी आपको क्लियर कर दी उस दिन, याद करो। मैंने मान लो कि पहले वाली कॉइल मान लो बड़ी है और दूसरे वाली कॉइल छोटी है। समझना, ये है कॉइल नंबर 2 और ये है कॉइल नंबर 1। अब भले ही ये फ्लक्स बना रही है इस हिसाब से, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो इसका बड़े वाले का फ्लक्स बन भी रहा होगा उसमें से बहुत सारा तो वेस्ट जा रहा होगा? जो इफेक्टिव फ्लक्स काम करेगा किसी के कॉइल के अंदर वो सिर्फ कितना करेगा बोलो? ये वाला। समझना, छोटे वाले का जितना एरिया होगा उतने के ही इफेक्टिवली फ्लक्स जनरेट हो सकता है, क्योंकि बाकी का तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और समझो, पहले वाली कॉइल छोटी हो, दूसरे वाली कॉइल बड़ी हो, तो भी जो फ्लक्स बनेगा
समझो मेरी बात को, जो इफेक्टिव एरिया काम करेगा वो भी छोटे वाले का ही करेगा, एरिया ऑफ द स्मॉल वन, एरिया ऑफ द स्मॉल वन। समझो मेरी बात को, क्योंकि बड़े वाले का तो कुछ काम ही नहीं है, इतने से ही तो बनेगा फ्लक्स जो बनेगा। मतलब क्या है समझ नहीं पाए, पहली बड़ी हो अगली छोटी हो, फिर भी जो इफेक्टिव फ्लक्स बनने वाला है बाकी तो खराब जाएगा, तो छोटे वाले के बराबर बनने वाला है। छोटी हो पहले वाली, अगली बड़ी हो, तो भले ही उसमें से पूरे में चले जाए, लेकिन बना तो इतने ही एरिया की वजह से ना। फ्लक्स तो बी cos थीटा होता तो इतने ही एरिया की वजह से फ्लक्स बना। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि मुझे A1 A2 लेने की जरूरत नहीं है, मुझे दोनों कॉइल्स में से जिसका छोटे वाला एरिया, जिसका उसका एरिया लेना होता है म्यूचुअल इंडक्शन में, क्योंकि इफेक्टिव एरिया वही होता है। ये समझ नहीं आया आप लोग, तो मैं ये बोलूंगा M12 M21 ये दोनों बराबर ही होते हैं किसके, बोलो म्यू नॉट N1 L2A एरिया ऑफ द स्मॉलर वन, एरिया ऑफ द। तो म्यूचुअल इंडक्शन पहले की वजह से दूसरे में हो, दूसरे की वजह से पहले में हो, आंसर हमेशा बोलो क्या होगा, सेम होगा। दोनों बराबर इंडक्शन करेंगे, पहले में करंट चला के दूसरे में इंडक्शन कर लो, दूसरे में करंट चला के पहले में इंडक्शन कर लो, सेम आंसर आएगा, बिकॉज N1 N2 का प्रोडक्ट, चाहे N1 N2 करो चाहे N2 N1 करो, बात सेम ही है, L वही है, एरिया ऑफ द स्मॉल लेना होता है। समझ आया कि नहीं? मुद्दा मुश्किल लग रहा है शायद, सबको क्लियर लग रहा है? एक आखिरी बात बच्चों होती है कपलिंग वाली, जो मैंने आपको बताई थी, ये जो कपलिंग वाली बात बताई थी कि देखिए एक्चुअली में ना 5 मिनट और लगने, बस 5 मिनट लग रहे हैं, खत्म हो गया। कपलिंग वाली जो बात है वो सुनो, अगर आप लोग एक कॉइल को ऐसे रख रहे हो और दूसरी कॉइल को आप लोग साथ में ऐसे रख रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि कुछ फ्लक्स तो लॉस ही हो जाता होगा, कुछ फ्लक्स तो बाहर से निकल जाता होगा? दिस इज नॉट द बेस्ट कपलिंग, ये बेस्ट कपलिंग नहीं है। मतलब कि हम चाहते हैं कि अगर दूसरे में इंडक्शन हो तो इसकी वजह से बनने वाली सारी फील्ड उसके साथ एसोसिएट हो जाए, तभी। अरे भैया उसमें फ्लक्स बने, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होने का क्या कारण है अनामिका? इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने का क्या कारण है? इसकी वजह से बनाई हुई फील्ड उसके साथ एसोसिएट होती है, चेंज आता है फ्लक्स में, तभी उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो कुछ तो फील्ड लॉस हो जाएंगे ना इस सेटअप के अंदर। तो हम लोग एक बढ़िया सा सेटअप बनाते हैं, वो क्या होता है कि कॉइल 1 को आप लोग ले लो ऐसे, कॉइल 1 को आप लोग ले लो ऐसे, और कॉइल 2 को बोलो कैसे ले लो, कॉइल 2 को आप लोग ले लो ऐसे। दिस वन इज द बेस्ट कपलिंग, क्योंकि इस केस में जितनी भी फील्ड लाइंस बनेंगी ना, जितनी भी फील्ड लाइंस बनेंगी पहले वाले की वजह से दूसरे वाले के साथ पूरी तरीके से एसोसिएट हो जाएंगे। खुशी नहीं आया ना समझ में? और इस केस में जरा बताना एक बात, इस केस में बताना एक बात बच्चों प्लीज। और दूसरे वाली कॉइल ऐसे है। अब आप लोग ये जानते हो कि इसकी फील्ड ऐसे गई, सुनो सुनो, इसकी फील्ड ऐसे गई, थोड़ा समझदारी दिखाना सब बच्चे, बोर्ड पे लिखना। इसका बी ऐसे है, अरे इसका बी ऐसे है, बी ऐसे है। मुझे तुम बताओ इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बट एरिया वेक्टर कॉइल का ऐसे है। बताओ बी ऐसे ए ऐसे, क्या फ्लक्स बन पाएगा? अरे क्या फील्ड लाइन एसोसिएट हो पाएंगी? अरे ऐसे ही तो जानी चाहिए ना फील्ड उसमें से। अगर ऐसे रख दिया तो कोई कपलिंग नहीं, किसी तरह का इंडक्शन नहीं होगा। मतलब कि सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि दो कॉइल बगल में प्लेस हो तो इंडक्शन होना ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर ऐसे प्लेस कर दिया तो किसी भी तरह का इंडक्शन जनरेट नहीं हो पा रहा। कार्तिक नहीं आ रही बात समझ में? इसको समझाने के लिए ना हमने कपलिंग कांस्टेंट समझा था, ज्यादा कुछ डिटेल में जा रहा नहीं उसके। कहते हैं इसमें वर्स्ट कपलिंग होती है, किसी भी तरह की इंडक्शन नहीं होती, इसका के 0 होता है। ये सबसे बेस्ट कपलिंग होती है, इसका के 1 होता है, मैक्सिमम कपलिंग का के 1 होता है, कपलिंग कोएफिशिएंट। और इनका जो के होता है ना बिल्कुल वर्स्ट होता, ना बिल्कुल बढ़िया होता, ठीक है। कुछ लॉस होता है तो कुछ बनता भी है, इसलिए के इनका 0 से 1 के बीच में होता है। बस थोड़ा सा बस आपको पार्ट पता होना चाहिए। अब मुझे तुम बताओ सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर हो गया? मैं जो इस पूरे ड्राइव को तुम्हें समझाने लग रहा हूं ना, 3 हिस्सों में समझा रहा हूं। पहला हिस्सा वो फाई और आई वाला, दूसरा हिस्सा फाई और आई की रेशियो से एल और एम निकालने वाला, और तीसरा हिस्सा ईएमएफ इंड्यूस। समझ आया कि नहीं? हाँ बोलो। उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा? किसकी लेंथ पे? हमने दोनों की लेंथ सेम ली, दोनों की लेंथ सेम ही लेके कर रहे हैं, अलग लेंथ ही करने में नहीं देगा ना, जब है ही नहीं, पार्ट ही नहीं करेंगे, क्यों भी नहीं देगा। ओए बच्चों नहीं आया समझ में ना? नहीं आया तनीषा समझ में? डाउट लग रहा है? तो क्या हो गया भाई? क्लियर है? फ्लो में है। 5 से 7 मिनट में एक नई चीज और बताता हूं, सुनो। हालांकि मैंने तुम्हें पहले भी करवाया, बस वो और सुन लीजिए, फिर मैं 5 मिनट का आपको ब्रेक दूंगा। एमटीजी शुरू कराने से पहले 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, क्योंकि उसके बाद एमटीजी शुरू करना है, ठीक है। लेकिन पहले ये और सुनिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक मेरे पास मैंने करवाया था आप लोगों को पहले भी,
मेरे पास ये कॉइल है, कॉइल नंबर 1। बच्चों प्लीज, इसका रेडियस R1 है। एक मेरे पास कॉइल 2 है, इसके अंदर बैटरी लगी है। दिस इज कॉइल नंबर 2, इसका रेडियस R2 है। थोड़ा सा कुछ याद करते हैं, मैग्नेटिज्म चैप्टर हम सबने पढ़ा है, और उस मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई भी एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें करंट I है और उसका रेडियस R है, तो जरा बताना जरा सब बच्चे, राइट एग्जांपल पता है सबको? अगर करंट ऐसे है तो मुझे बताओ सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ आएगी? बाहर की तरफ। तो ऐसे है तो ऐसे बनेगी, और मतलब इस तरीके से इधर की तरफ हो जाएगा तो अंदर बनेगी, ऐसे है तो बाहर की तरफ बनेगी। तो मुझे बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ बनेगी? बोलो, बाहर की तरफ भी बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? सब बच्चे बताओ। एक सर्कुलर कॉइल अपने सेंटर में, बोलो क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बाहर की तरफ। कितनी बनाती है? फॉर्मूला था म्यू नॉट I/2R। अगर हमारा एक टर्न है, एक टर्न है तो ये बनेगी, लेकिन अगर मेरे पास n टर्न्स है, फॉर n टर्न्स, सो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I बाय में क्या? 2R। n टर्न्स का मतलब होता है ऐसे एक टर्न नहीं है, 2 3 4 5 ऐसे 10-20 टर्न है, तो म्यू नॉट I बाय 2R। पता है? याद आ रहा है? कुछ ऐसा पढ़ा है? नहीं आ रहा है? एक सर्कुलर कॉइल अपने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी नहीं बनाएगी? भाई सब पढ़ा रखा है आप लोगों को। सो म्यू नॉट I बाय 2R बनाएगी। मैंने इसको आधा करके सेमी सर्कल करके भी रहा था, क्वाड्रेंट करके भी करवाया था। याद आ रहा है कुछ? अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो क्या है। एक कॉइल है पहले वाली, उसका रेडियस R1 है, उसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा है, कोई सोर्स नहीं है करंट बनने का, बैटरी तो है नहीं, लेकिन आपको पता है इंडक्शन से करंट बनने लग गया है ना? तो नीचे इधर दूसरी वाली जो कॉइल है उसमें एक बैटरी लगी हुई है, उसमें करंट बनने का सोर्स है। ठीक है, कुछ बातें, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर इसमें I2 करंट बनेगा तो व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन इन द कॉइल नंबर 2? कॉइल नंबर 1 बोला गया व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन in coil 1 due to coil 2। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर तुमने वो कॉन्सेप्ट सुन लिया था ना जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आसान सी चीज है। सुनना पूरी बात। तो सब बच्चे मुझे बस ये बताओ, करंट किस कॉइल में? 2 में। और जो उसमें करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके सेंटर में। जैसे ही उसमें करंट बनेगा, बंसी का सब बच्चे बोर्ड पर भाई प्लीज शोर मत करना। जैसे ही इसमें करंट बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से ही पास होंगी, क्योंकि उसका करंट बना ऐसे पास होगी। तो जैसे ही उसमें करंट बढ़ेगा इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेंगी, और जब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगी तो ये अपने अंदर क्या करेगा? सेल्फ प्रोटेक्शन करेगा। क्योंकि ऐसे करके ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना के अपने अंदर करंट बनाना शुरू कर देगा। बस ये बताओ, पहले तो पता लग जाए कि इंडक्शन होगा कि नहीं होगा। होगा सर। पहले वाले की वजह, पहले वाले सेकंड कॉइल में बनने वाले करंट की वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें भी एसोसिएटेड है, और उसकी वजह से इसमें फ्लक्स इंट्रोड्यूस होगा, मतलब इंडक्शन होगा। सबको समझ में आ गई बात? अब बोर्ड पे सुनो, मुझे तुम ये बताओ मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इस कॉइल में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो मैंने कहा कि कॉइल नंबर 1 में जो फ्लक्स का चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इन द सेकंड कॉइल। फ्लक्स फॉर्म्ड इन द फर्स्ट कॉइल इज नथिंग बट इट इज द करंट इन द सेकंड कॉइल। जितना करंट उसमें उतना फ्लक्स इसमें। और बोलो क्या आएगा? और बोलो क्या आएगा? याद आ गया? एम बोलो क्या होगा? इसीलिए ड्राइव सीखना अच्छे से। ठीक है, समझ आ गया यहां तक का? और सुनो, अब सुनो, पहली कॉइल में, अब इंपॉर्टेंट है भाई, पहली कॉइल में कितना फ्लक्स बनेगा? तो सबको पता है फॉर्मूला, बोलो क्या होता है? NBA cos थीटा। बोर्ड पे देखना बस, यहीं पर सबसे क्रूशियल पॉइंट है इसका। चलो बताओ, पहली कॉइल में जो फ्लक्स बनेगा उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या पहली कॉइल की खुद की है? लक्ष्य, मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? दूसरी कॉइल की। एरिया किसका है? बोलो पहली कॉइल का। चलो सब बच्चे बोलो भाई, पहले वाले के नंबर ऑफ टर्न्स N1 ही लेके चलूंगा। कोई वो सोलेनोइड वाला सब तो है नहीं, N इंटू कर दे तो टोटल टर्न्स N1। कौन बताएगा कि दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी बनेगी? तो आपने पढ़ा है कि अगर n टर्न्स होते तो n इंटू म्यू नॉट I बाय 2R होता है, तो उसके n2 टर्न्स है, तो बोलो क्या आएगा? n2 इंटू म्यू नॉट I2 बाय में कितना? 2 R2 क्योंकि दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड है। समझ ही नहीं आया सरकार? आ गया समझ में? तनिश नहीं आया समझ भाई? म्यू नॉट I बाय 2R होती है n टर्न्स के लिए, n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I बाय 2R। तो दूसरी वाली कॉइल अपने सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी? n2 इंटू म्यू नॉट I2 बाय में क्या? 2R2। उसी का रेडियस, उसी का करंट, उसी के नंबर ऑफ टर्न्स कर दी। इसके खुद के टर्न्स N1 है। और बताओ एरिया किसका? बोलो इसका एरिया, क्योंकि रेडियस दे रहा है तुम लोगों को, तो रेडियस की टर्म से बात करो, तो रेडियस दे रखा है R1, तो इसका एरिया बोलो कितना होगा? पाई R स्क्वायर, यानी पाई R1 स्क्वायर। और मुझे तुम सब बच्चे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो बोलो क्या आएगा? cos 0। चलो सब बच्चे बोलो, phi 1 के नीचे क्या ले आता हूं? I2। phi 1 के नीचे
ये रहा I2, ये रहा, तो बोलो क्या आएगा, phi 1 बाय में I2 बराबर बोलो कितना आएगा सब बच्चे बोलो आंसर, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन में 2R2, और बताओ जरा phi 1 बाय में I2 ही तो बोलो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कुछ पल्ले पड़ा या सर के ऊपर से चला गया, नहीं आया समझ। जिसने ड्राइव समझ लिया था उसके लिए कुछ भी खेल नहीं है, जिसने ड्राइव को ढंग से सुन लिया था ना उसके लिए बिल्कुल चुटकियों खेल है कि हाँ सर समझ में आ गया कि पहले वाली कॉइल में बनने वाला फ्लक्स दूसरे के करंट पर निर्भर करेगा, तो यहाँ पर M आ जाएगा, M होगा phi 1 by I2, phi 1 कैसे होगा NBA cos थीटा, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स खुद के होते हैं, ये खुद का होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की होती है। बस यहाँ पर दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni नहीं है, क्योंकि एक सर्कुलर कॉइल थी, तो सर्कुलर कॉइल अपने सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इतनी बनाती है, वो रख दिया बस, नहीं आया समझ में। और फिर उसके करंट को नीचे ले गया I2 को, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, समझ आ गया। एक और सुनो, मेरे पास करवा ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन, ये मेरे पास एक सॉलिड कॉइल है, इसके अंदर एक छोटी कॉइल है, छोटी सॉलिड कॉइल है, करवाया याद है। चलो सुनो, ये बाहर वाली कॉइल जो है वो कॉइल नंबर 2 है, अंदर वाली कॉइल कॉइल नंबर 1 है। फिर बातें हो रही हैं, कॉइल नंबर 2 में जो करंट है वो I2 गया है। हाँ भाई बस 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 खत्म कर रहा हूं, इसका ब्रेक दे रहा हूं मैं। कॉइल नंबर 2 में करंट कितना गया है, I2 करंट गया है। मुझे बताइए कॉइल नंबर 2 में गया तो उसकी बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी क्या वो इसके अंदर से नहीं जाएंगी, तो जब जैसे ही सेकंड कॉइल में करंट बनेगा, ऐसे समझ लो कि एक बड़ा सॉलिनॉइड है उसके अंदर छोटा सॉलिनॉइड प्लेस कर रखा है, तो जब बड़े वाले सॉलिनॉइड में करंट जाएगा तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो छोटे वाले से पास होगी, जैसे ही छोटे वाले के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास होना स्टार्ट होगी वो अपने अंदर इंडक्शन कर लेगा। वो बोल रहा है बताओ जरा कितना इंडक्शन करेगा। एक चीज और दी हुई है, छोटे वाले कॉइल का जो रेडियस है ना वो R1 दिया हुआ है, और बड़े वाले का, अब आप कहेंगे R1 R2 क्या, अरे सॉलिनॉइड कॉइल है तो ऐसी तो कॉइल बनी होगी ना, ये सॉलिनॉइड कॉइल ऐसे करके सॉलिनॉइड कॉइल है, तो इस कॉइल का जो एरिया होता है वो क्या होगा, रेडियस, अरे पाई आर स्क्वायर, नहीं समझ पा रहे, सर्कुलर चीज का तो अपना एक रेडियस होगा ना, और एरिया बोलो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। नहीं आ रही बात समझ तनिष, एक सॉलिनॉइड कॉइल बहुत सारे ऐसे बनेंगे तो इसका एक एरिया है, एरिया बोलो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो बोल रहे छोटे वाले का R1 रेडियस है, बड़े वाले का बोलो क्या है, R2। जानबूझकर वो आपको रेडियस के अंदर भी डालना चाहता है कि आप चीजें किस तरीके से देखेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन फिर वही है, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2 की वजह से कॉइल 1 में कितना इंडक्शन होगा। तो सभी बच्चे मुझे बस एक बात पहले जवाब दो कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं बनेगी। अच्छा किसकी मैग्नेटिक फील्ड है ये सचिन, किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल 2 की है कॉइल 1 की, छोटी वाली, बस कर ले बातें, अटकेगा तो 2 में करंट है, 1 में इंडक्शन होने वाला है, 2 का करंट है ये, तो 2 की बनाई हुई फील्ड 1 के साथ भी तो एसोसिएट है ना, नहीं समझ पा रहे ना। तो मुझे बताओ सब बच्चे, 1 में बनने वाला फ्लक्स सेकंड में बनने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो पढ़ाया जा रहा हूं। जिसमें इंडक्शन कर रहे हो उसका फ्लक्स देखो दूसरे के करंट पर डिपेंड करेगा। अब बताओ जरा क्या आएगा, बोलो क्या आएगा सब बच्चे बोलो, M I2, क्लियर हो गया, M होएगा phi 1 by I2, नहीं आ रहा समझ। और मुझे सब बच्चे बताओ पहले वाली कॉइल में कितना फ्लक्स बनेगा, यहां पर कर रहा हूं, पहले वाली कॉइल में कितना फ्लक्स बनेगा, M तो होएगा यहां पर phi 1 by में I2। सब बच्चे बोर्ड पर देख लो, मुझे बताओ पहले वाली कॉइल में फ्लक्स बनेगा वो क्या होगा, NBA cos थीटा, पहले लिख लिया करो NBA cos थीटा। अब सब बच्चे बताओ, सब बच्चे बताओ पहले वाली कॉइल का फ्लक्स क्या होगा, उसके नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की, एरिया खुद का, नहीं पल्ले पड़ रहा। अब बताना पहले वाले के नंबर ऑफ टर्न्स, ये कॉइल नंबर 1 के नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, उसका N1 इंटू बोलो क्या L, और आपको N1 इंटू भी देगा, इसका N1 बोलेगा, उसका बोलो क्या बोलेगा N2, क्योंकि सॉलिनॉइड कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ देगा जरूर वो आप लोगों को। नहीं आ रहा ना समझ में हर्षित, तो मुझे बताओ पहले वाली कॉइल के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, उसका N इंटू बोलो क्या L। अच्छा दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट है नहीं, म्यू नॉट है नहीं, तो बोलो क्या बोलोगे म्यू नॉट, उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट बोलो क्या होंगे N2 इंटू में बोलो क्या I2। समझ ही नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा है सुन में। एरिया किसका आएगा बोलो, पहले वाली का ना, पहले वाले का लिखा हुआ एरिया, तो पहले वाले का एरिया बोलो क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होता है लेकिन क्या होगा बोलो पाई R1 स्क्वायर, और cos 0 क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, ये रहा phi 1 के नीचे I2 लाना है, ये रहा I2, phi 1 के नीचे I2,
बताओ कितना आ गया सब बच्चे बोलो। म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर, और ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द फर्स्ट कॉइल टू द सेकंड कॉइल व्हिच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 L। नहीं आया सर, तीनों चारों प्रोसीजर्स करके देख लिए, 1 घंटे से एक ही चीज करे जा रहे हैं। सेल्फ इंडक्शन कर रहा था तब भी मैं यही बोल रहा था आप लोगों को, बार बार एक ही चीज करा रहा हूं। 5 डायरेक्टली टू I जो सेल्फ इंडक्शन वाला था तो 2 कॉइल्स का झंझट ही नहीं था। इस कॉइल में बनने वाला फ्लक्स इसी के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। L आ गया था, सेल्फ इंडक्टेंस आ गया था। L कैसे निकाला, 5/I ऐसे आना चाहिए था। पहले कॉइल में 5 कितना बनेगा, NBA cos थीटा, सारी चीजें निकाल के रेशो कर दिया, ये पे प्रोड्यूस हो गया। फिर सेम फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन इन द सेकंड कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट, तो सेकंड कॉइल में बनने वाला फ्लक्स पहले के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। M आ जाएगा, M आ गया 5/I1। दूसरी कॉइल में फ्लक्स कितना बनेगा, NBA cos थीटा पे, जिससे बस मैग्नेटिक फील्ड पहले की होती है बस, है ना, वो रख दिया और 5/I से M निकाल लिया, फिर ये कर दिया। सेम मैंने फिर आप लोगों को पहली कॉइल में इंडक्शन होगा, दूसरी की वजह से तो उसका करा दिया। समझ में आ गई बात। और फिर मैंने आप लोगों को ये वाला केस करवाया, ये वाला केस कराया, दोनों केसेस एक ही तरीके से डील कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया, और मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना इंपॉर्टेंट है क्या। सबसे ज्यादा बार म्यूचुअल इंडक्शन से ये और ये केस पूछ रहा है, ऐसी केस, ये वाला और ये वाला सबसे ज्यादा बार म्यूचुअल इंडक्टेंस देता है वो आपको, या तो ये वाला क्वेश्चन दे देता है या ये वाला क्वेश्चन दे देता है आपको, एज इट इज करके आने जो कराएगा। समझ आया कि नहीं आया, तो ये तो आपका चैप्टर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पक्की बात है, बोलो। 2:13 हो रहे हैं। 25 कर दूं, 25 चलो 2:25 ठीक है, 2:25 दोबारा। लेकिन सुनो भाई, ए बच्चों प्लीज एक सेकंड, कनिष्का भाई 2:25 रखना है, ऐसा मत करना कि 2:30 तक आने जा रहा हो, ठीक है। मतलब 2:22 पे 2:23 पे क्लास में वापस आ जाना, ठीक है, अगर पानी आनी पी रहे हो तो।